हाय स्टूडेंट्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रियल एनालिसिस एसके मापा की सीरीज़ में। तो ये है हमारा 6th वीडियो जिसमें हम सेट थ्योरी देख रहे हैं। हमने अभी तक सेट थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के देखा था सेट के बारे में, सेट क्या होता है, सबसेट्स पढ़ा हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ा सेट का। फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बहुत सारे लॉज देखे, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशंस, और इसका हमने प्रूव भी करना सीखा। फिर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने जाना फैमिलीज़ ऑफ सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा सेट का। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने रिलेशन सीखा, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन सीखा, ऑर्डर्ड सेट सीखा। फिर चेन के बारे में जाना कि चेन क्या होता है। तो और फिर हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फीमम देखा। तो अभी तक हमने 5 अपने वीडियोज़ में पास्ट के 5 वीडियोज़ में ये सब कवर किया है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ों में दिक्कत है तो आप ये मेरे बाकी के वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम से, यानी कि इससे थ्योरम 1.7.1 से। तो ये हमारा थ्योरम क्या है, in an ordered set x less than equals if a subset S has a supremum x star then x star is unique। तो अब इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ किए गए, जैसे x ऑर्डर्ड सेट, फिर ये लेस देन इक्वल्स का साइन, फिर सबसेट तो आपको पता ही होगा, सबसेट है एक S, फिर एक है सुप्रीमम, और ये सब हमें यूज़ किया गया। तो मैं इसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब है क्या। तो सबसे पहला ऑर्डर्ड सेट। तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, वैसा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जिसके किसी भी अगर हम 2 एलिमेंट को ले तो आपस में कॉम्पेरेबल हों। तो अब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता था, ऐसा सेट जिसके पास एक ऐसा रिलेशन हो जो कि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि अगर x बिलोंग कर रहा हो, अगर उस सेट में S में, या फिर मान लो कि अगर x लेके चल रहा है तो x में, तो x, x बिलोंग करना चाहिए जो हमने रिलेशन डिफाइन करके रखा है। मान लो रो अगर हमने रिलेशन डिफाइन किया तो उसमें x बिलोंग करना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक होता था कि अगर x रिलेटेड हो y से और y रिलेटेड हो x से तो x इक्वल्स टू y होगा। और ट्रांजिटिव होता था कि अगर x रिलेटेड हो y से, y रिलेटेड हो z से, तो x रिलेटेड होना चाहिए z से। तो ये होता था हमारा ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता था तो वो सेट होता था, मतलब वो रिलेशन होता था पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, और उस सेट के साथ कंबाइंडली हम उस रिलेशन को बोलते थे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। और अगर साथ में ये भी कंडीशन हो कि कोई भी 2 एलिमेंट को उठाते थे और वो अगर आपस में कंपेरेबल होता था तो उसको हम लोग बोलते थे ऑर्डर्ड सेट। तो ये हमने पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, तो आप उसे देख लेना। तो बोला जा रहा है ऐसा कोई भी अगर ऑर्डर्ड सेट हो तो इफ़ सबसेट S हैज़ अ सुप्रीमम, तो इन एन ऑर्डर्ड सेट x स्टार, अगर वो कोई भी ऑर्डर्ड सेट x लेस देन इक्वल्स का अगर कोई भी ऑर्डर्ड सेट हो, एक अगर ऑर्डर्ड सेट हो x लेस देन इक्वल्स और उसका कोई भी सबसेट S हो, और अगर उसके पास सुप्रीमम होगा तो वो सुप्रीमम यूनिक होना चाहिए। तो अब सुप्रीमम क्या था, सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो अब ये लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है, क्योंकि देखो अगर मान लो कि मैं कोई भी सेट लिखता हूँ तो उसका मान लो कि मैंने लिखा 1 2 3 फॉर एन एग्जाम्पल, ये रियल नंबर का सबसेट है, R का सबसेट है। अब ये जो 1 2 3 है इसका अपर बाउंड क्या क्या हो सकता है, 4 भी अपर बाउंड होगा, 5, 4.6, 10, 20। तो बड़ा का इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बड़े को ले सकते हो। तो उसमें से हम कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा मैं लिख रहा हूँ उसका सबसे छोटा मैं क्या ले सकता हूँ। इन सब में 3 भी देखो इसका अपर बाउंड, क्योंकि 3 से कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है इसके पास, तो 3 भी इसका अपर बाउंड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे छोटा इन सब में से, सारे में से 1000, 1 लाख, मैं बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिख दूँगा, उसमें से सबसे छोटा तो मैं देख सकते हो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा है 3। तो इसीलिए लीस्ट, LEST, लीस्ट अपर बाउंड, इसको मैं LUB भी बोलते हैं, यही होता है हमारा सुप्रीमम। तो वो हो जाएगा इसका 3। तो वही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड सेट का सबसेट का सुप्रीमम होगा तो वो यूनिक होना चाहिए। तो हम ये से प्रूव करते हैं। तो सबसे इजी है, हमें पता है कि जब भी इस तरह की चीज़ हमें प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास एक नहीं है सुप्रीमम, 2 सुप्रीमम है। यहाँ पे सुप्रीमा वर्ड यूज़ किया गया है, सुप्रीमा प्लूरल होता है सुप्रीमम का, इसका मतलब 2 सुप्रीमा है, मतलब x स्टार और x1 स्टार 2 सुप्रीमम हैं S के। तो क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीमम का मतलब होता है अपर बाउंड, तो अगर हम लोग मान लो कि x स्टार, क्योंकि सुप्रीमम मतलब क्या कि लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड तो है,
तो हम एक्स स्टार को अगर सुप्रीमम लेके चले और एक्स वन को कोई भी अपर बाउंड लेके चलें तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लो ये अगर एक सेट है तो इसके अगर बहुत सारे अपर बाउंड है तो उन सब अपर बाउंड में सबसे छोटा वो होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया एक्स स्टार को हमने मान लिया सुप्रीमम, और यहाँ पे मान लो कोई भी एक्स वन है, यानी कि कोई एक्स वन स्टार है यहाँ पे, और हमने एक्स वन स्टार इधर मान लिया। तो अब देखो, अब ये जो एक्स स्टार है ये छोटा होगा, ये एक्स स्टार भी अपर बाउंड है और एक्स वन स्टार भी अपर बाउंड है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये एक्स स्टार छोटा है इससे एक्स वन स्टार से, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्टार इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स वन स्टार। सिमिलरली क्योंकि हमने दोनों को ही मान के चला है सुप्रीमम, तो अब हम मान सकते हैं कि ये जो एक्स वन स्टार है ये लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि सुप्रीमम है, और ये जो है ये अपर बाउंड है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर अपर बाउंड होगा तो ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये जो अब हमने इसे लीस्ट अपर बाउंड लिया है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो ये भी अगर एक अपर बाउंड है तो ये छोटा होगा एक्स वन स्टार, तो एक्स वन स्टार अब छोटा हो जाएगा एक्स स्टार से। तो अब इन दोनों से अगर देखोगे तो एक्स स्टार छोटा है एक्स वन स्टार से और एक्स वन स्टार छोटा है एक्स स्टार से, तो अब वैसा बात है इन दोनों से इम्प्लाई करेगा कि एक्स वन स्टार और एक्स स्टार इक्वल होंगे। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फिर एक ऑर्डर्ड सेट हो, उसका कोई भी सबसेट एस है जिसके पास इन्फीमम एक्स। अब ये देखो, ये सबस्क्रिप्ट हम चेंज कर देते हैं, एक बार हम लिखते हैं ऊपर में और एक लिखते हैं सबस्क्रिप्ट और एक लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्ट था हमारा ऊपर, और ये अब हम नीचे लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्स सबस्क्रिप्ट। तो देखो मैं इसे एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे जो लिखा होता है इस तरह से, ये होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, इसे हम एक्स स्टार सिंपली पढ़ते हैं, और ये जो एक्स ये होता है सबस्क्रिप्ट, नीचे जो होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है, इसे आप एक्स सब स्टार भी बोल सकते हो या फिर एक्स स्टार भी बोल सकते हो, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बोलने में इसे सेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर सेट एक्स लेस देन इक्वल्स टू इफ अ सबसेट एस हैज़ एन इन्फीमम एक्स सबस्क्रिप्ट एस स्टार एक्स सब एस स्टार देन एक्स, और इसे हम एक्स स्टार भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, तो मैं एक्स स्टार ही पढ़ता हूँ, देन एक्स स्टार इज़ यूनिक। तो अब हमें सेम ऊपर जैसे हमने पढ़ा था वैसे हम यहाँ पढ़ना है कि ये एक्स स्टार जो होगा वो यूनिक होगा। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये यूनिक होगा, सेम ऊपर जैसे हमने देखा था। अब क्योंकि यहाँ पे इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सबसे छोटा, तो हम मान लेते हैं कि एक्स सब स्टार और एक एक्स वन सब स्टार हम ले लेते हैं इस तरह से, या एक्स डैश ले लेते हैं, एक्स डैश सब स्टार। तो अब ये दो हमारे हो गए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हमें पता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमम, इसका मतलब होता है सारे, अगर मान लो ये एक सेट है, ये पूरा कंप्लीट एक्स है, ये कोई सेट एस है, मान लो कि ये सारे इसके लोअर बाउंड है, मतलब लोअर बाउंड होता है जिससे एस के सारे एलिमेंट जिससे बड़े हों, तो मान लो कि ये लोअर बाउंड है। तो अगर ये लोअर बाउंड है, मान लो कि ये वाला फॉर एग्जांपल ये लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड, ये भी लोअर, तो इसमें हम सबसे छोटा लोअर बाउंड तो नहीं बता सकते क्योंकि सारा लोअर बाउंड होगा, लेकिन हम सबसे बड़ा लोअर बाउंड बता सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम मान लेते हैं कि एक्स सब स्टार जो है वो है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये है लोअर बाउंड। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये लोअर बाउंड है और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये बड़ा होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही ये एक्स स्टार बड़ा हो जाएगा एक्स डैश स्टार से, ग्रेटर देन इक्वल्स। उस तरह से अब हम नेक्स्ट बार ले लेंगे इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इसको लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि दोनों हमने लेके चला कि हमारे पास दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि हमें इन्फीमम प्रूव करना है तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एक ये एक्स सब स्टार और एक एक्स डैश सब स्टार। तो फिर मैंने ऊपर जैसे ही काम किया कि अब मैं इसे अगर लूँगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब ये बड़ा हो जाएगा एक्स, तो अब हमारा एक्स वन स्टार जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एक्स स्टार जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एक्स डैश सब स्टार से, और एक बार बड़ा हो जाएगा हमारा एक्स स्टार बड़ा हो जाएगा एक्स डैश स्टार बड़ा हो जाएगा एक्स स्टार से। तो अब वैसे बात सेम जैसे हमने ऊपर देखा तो ऊपर वाला थ्योरम वैसे ही है सेम। तो इसका मतलब अब इन दोनों से इम्प्लाई क्या होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब हमारे पास दो इन्फीमम नहीं आकर के एक ही इन्फीमम आएगा जो कि यूनिक होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन एन ऑर्डर्ड सेट एक्स लेस देन इक्वल्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अब स्टेटमेंट इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने टॉस किया
और टॉस में मेरे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड और टेल। एक कॉइन को मैंने टॉस किया, मेरी दो पॉसिबिलिटी हेड और टेल। तो मैं या तो बोल सकता हूँ कि हेड नहीं आया एक कंडीशन, या मैं बोलूँगा टेल आया। तो दोनों सेम ही इक्विवेलेंट कंडीशन, क्योंकि हेड की दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करता हूँ तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, थर्ड कोई कंडीशन नहीं है। तो ऑब्वियस सवाल, जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा तो या अगर मैं बोलता हूँ हेड नहीं आया, इसका मतलब टेल ही आया होगा। तो चाहे मैं ऐसे बोलूँ कि टेल नहीं, मतलब हेड नहीं आया, या मैं बोलूँ टेल आया, दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन है, सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर्ड सेट एक्स लेस देन इक्वल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन से स्टेटमेंट्स? कि अगर एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस दैट इज बाउंडेड अबव हैज़ अ सुप्रीमम, तो कोई भी सेट एस जो कि बाउंडेड अबव हो, मतलब ऊपर से आगे से बंधा हुआ हो, यहाँ से बंधा हुआ हो, बाउंडेड अबव का मतलब यही होता है। तो उसके पास अगर सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब क्या? लीस्ट अपर बाउंड। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस दैट इज बाउंडेड बिलो हैज़ एन इन्फीमम। तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो इसका साथ ही साथ मतलब ये भी निकलता है कि अगर कोई भी सेट एस हो जो कि अगर बाउंडेड बिलो हो, नीचे से बंधा हुआ हो, मतलब हमें पता हो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे कि सेट के बाकी सभी एलिमेंट बड़े हैं, अगर हमें इतना पता हो तो हम बोल सकते हैं कि उस सेट के पास ये होगा, इन्फीमम होगा, मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इक्वल कैसे, क्योंकि दोनों तो बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस लग रहे हैं, बट हम देखते हैं कि ये जो है, ये वाला पार्ट ए जो है वो बी को कैसे इम्प्लाई करेगा। तो प्रूव करने का आप तरीका समझो। ये सब चीज़ आपको बहुत ही हेल्प, इस सब चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे के चीज़ों को भी प्रूव करने के लिए। आगे जो थ्योरम्स आएंगे, आप जैसे जैसे प्योर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करना होगा। तो अब यहाँ से आप अगर धीरे धीरे अगर चीज़ों को समझते चलो, खुद से ट्राई करते चलो, तो आपका प्रूफ करने का स्किल डेवलप होगा, क्योंकि प्रूव करना भी एक स्किल है जिसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हो बाय द प्रैक्टिस। तो समझते हैं प्रोसेस वाइज कि कैसे हमें प्रूव करना है इसे। तो देखते हैं, हमें ए को बी से इम्प्लाई करना है। तो ए हमें क्या दिया हुआ है? पहले तो हमें दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड सेट है एक्स लेस देन इक्वल्स। फिर दूसरा हमें दिया हुआ है कि एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसके पास अगर वो बाउंडेड अबव होगा तो उसके पास सुप्रीमम होगा। ये हमें पता है, हमें बी प्रूव करना है। यानी कि अब हमें दिया हुआ है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि बाउंडेड बिलो है, अब हमें उसे इन्फीमम दिखाना है इसकी हेल्प से। तो ये हमें दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट एस, नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है एक्स का जो कि बाउंडेड बिलो है। तो वही मान लेते हैं कि लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स बाउंडेड बिलो है। अब क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, तो बिलो मतलब बाउंडेड बिलो मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिससे कि एस के सारे एलिमेंट बड़े होंगे। तो हम मान लेते हैं वैसा जो एलिमेंट है वो एल नॉट है। एल नॉट जो है वो लोअर बाउंड ऑफ एस है, मतलब कि एस के सारे एलिमेंट एल नॉट से बड़े हैं। तो अब हम क्या करते हैं, टी एक हम सेट बनाते हैं जिसमें एस के सारे लोअर बाउंड को कलेक्शंस करते हैं। वो सारे मतलब ये जो होगा ये लोअर बाउंड होगा एस का। तो एस का अगर लोअर बाउंड होगा टी, तो ऑब्वियस सा बात है टी के अंदर तो एस एल नॉट तो आएगा ही, क्योंकि हमने एल नॉट को ऑलरेडी लेके चला है कि लोअर बाउंड है एस का। तो अब इसमें देखिए जो कि पैटर्न कैसे बन रहा है। पहले हमें ये दिया हुआ था, हमें प्रूव इन्फीमम करना है, तो मेरा दिमाग इसी तरफ जा रहा है। इन्फीमम मतलब क्या? इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम ग्रेटेस्ट का बात करें तो लोअर बाउंड हमें चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि वो सबसेट क्योंकि बाउंडेड बिलो था तो लोअर बाउंड हम सारे लोअर बाउंड का कलेक्शन बना लेते हैं। बस हमें यही प्रूव करना है कि ये जो टी है ये सारे लोअर बाउंड का कलेक्शन है, तो इसमें से हमें सबसे बड़ा एक लोअर बाउंड मिल जाए। टी का सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो होगा वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इस टी में सारे जो लोअर बाउंड हैं उस, अगर मान लो कि अगर हमें, ठीक मैं आपको बताता हूँ आगे आपको समझ में आएगा। देखो, दिन टी इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स बिकॉज एल नॉट बिलोंग्स टू टी। टी जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि एल नॉट तो बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि एल नॉट जो है वो लोअर बाउंड है इसका, और टी जो है वो कलेक्शन है लोअर बाउंड्स का। मोर एवर एक्स बिलोंग्स टू टी, अगर कोई भी एक्स बिलोंग कर रहा हो टी में एंड एस बिलोंग कर रहा हो एस में, तो हमें पता है कि एक्स जो होगा वो छोटा ही होगा एस से, क्योंकि टी के हर एक एलिमेंट जो है वो एस के लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड मतलब कि इससे एस के एलिमेंट हमेशा हर हाल में बड़े ही होंगे। तो एक्स, अगर एस का हम कोई भी एलिमेंट एस लेके चलते तो एक्स से तो बड़ा ही होगा। दिस शोन दैट टी इज़ बाउंडेड अबव। देखो अब इससे कैसे पता चल रहा है टी बाउंडेड अबव है, क्योंकि टी हमने क्या कर दिया, एक ऐसा एलिमेंट एक्स ढूंढ लिया जिससे, सॉरी हमने ऐसा एलिमेंट एस ढूंढ लिया जिससे कि एक्स कोई भी रैंडम एलिमेंट था टी का, वो छोटा है। और अब अगर देखोगे तो बाउंडेड अबव का डेफिनेशन यही होता है कि ऊपर से बंधा हुआ, मतलब किसके अंदर से, एस के अंदर से कोई भी रैंडम एलिमेंट लेकर के चले, मान लो कि कोई भी रैंडम एलिमेंट लेकर के चले और वो
मतलब किसी को भी अगर हमें प्रूव करना है कि बाउंडेड अब तो मान लो कि एस को अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए जिससे कि इसके बाकी एलिमेंट छोटे होंगे। तो जैसे कि अगर हमने एक कोई भी सेट अगर हम मान लो एक्स लेकर के चल रहे हैं और हमें कोई एलिमेंट एक ऐसा एस मिल जा रहा है, मैं इसी की तरह आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, मैं नोटेशन यही यूज़ कर रहा हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। तो मान लो कि ये कोई भी अगर एक सेट के अंदर से मैं एक्स एलिमेंट लेके चल रहा हूँ और हमें कोई भी एक बड़ा एलिमेंट ऐसा एस मिल जा रहा है कि सारा एक्स जो है वो एस से छोटा है, मतलब ये स्मॉल एस है एलिमेंट अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेट होगा ये बाउंडेड अबव होगा क्योंकि ऊपर से बंधा हुआ है। तो यही चीज़ हमने लिखा कि टी जो है वो बाउंडेड अबव है, लेकिन अभी हमने ऊपर ये कंडीशन पढ़ा था कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव हो तो उसके पास सुप्रीमम होगा। तो क्योंकि टी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का और बाउंडेड अबव भी है तो उसके पास सुप्रीमम होगा। तो मान लेते हैं उसका सुप्रीमम जो होगा टी का वो एल होगा, मतलब कि ये जो टी हमने लिया था सारे लोअर बाउंड का कलेक्शंस, अब हमने क्या देखा कि उसके पास एक सुप्रीमम है, सुप्रीमम टी का क्या है वो एल है, लेकिन एल भी तो है तो लोअर बाउंड ही। तो अभी हम आगे इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, पर एक चीज़ हम देखते हैं कि क्योंकि सुप्रीमम ऑफ टी अगर एल है इसका मतलब टी अगर हम कोई भी एलिमेंट टी लेकर के चले उसके अंदर से तो ये जो हमारा एल होगा वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये सुप्रीमम है एल। सुप्रीमम का मतलब क्या हुआ कि लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा, लेकिन है तो वो अपर बाउंड, एल अपर बाउंड है टी का। तो टी कोई भी रैंडम एलिमेंट हम लेके चलेंगे अगर टी के अंदर से तो एल उससे बड़ा होगा, ये हमने लिख दिया। अब सेकेंड, सिंस एवरी एस बिलोंग्स टू एस इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, अभी हमने रैंडम देखा था ऊपर ही यहाँ पे कि कोई भी हम रैंडम एलिमेंट एस अगर लेके चल रहे थे एस के अंदर में से और एक्स कोई भी रैंडम एलिमेंट ले रहे थे टी के अंदर से तो एस हमेशा बड़ा हो रहा था। क्यों बड़ा हो रहा था? क्योंकि टी हम ले करके ही चल रहे हैं लीस्ट अपर, मतलब कि सारे लोअर बाउंड का कलेक्शन, एस के सारे लोअर बाउंड ही हैं इसमें, मतलब मान लो कि सारे गरीब ही भरे हुए हैं इसमें, मतलब ये एस कोई भी अमीरों की कॉलोनी है जिसमें टी में सारे गरीब भरे हुए हैं। तो ऑब्वियस सा बात है अगर टी के हम कोई भी एलिमेंट को उठाएंगे, कोई भी इंसान को उठाएंगे और उसकी अगर इनकम को कंपेयर करेंगे इन एस वालों से, अमीर वालों से, तो वो हमेशा कम ही आएगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताया था। तो ये आई थिंक इससे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस एवरी एस बिलोंग्स टू एस इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, तो एस तो ऑब्वियस सा बात है अपर बाउंड ही होगा टी का, मतलब इनकम ज़्यादा ही होगा एस वाले का टी के कंपैरिजन में। तो और हमें एल क्या लेके चला था? एल हमने लेके चला था सुप्रीमम ऑफ टी, मतलब कि उन गरीबों में सबसे बड़ा इंसान, मतलब जो सबसे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाता हो बाकी के कंपैरिजन में सारे गरीबों में से, तो वो एल था। लेकिन है तो वो भी गरीब ही ना, इन गरीबों में सबसे ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन अगर वो उसको एस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो तो कम ही कमा रहा होगा, मतलब गरीब ही होगा। तो एल भी जो होगा वो एस से तो छोटा ही होगा फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस। तो अब एक चीज़ देखो कि इससे क्या शो हो रहा है कि टी इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस, एल इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस, एल जो है वो लोअर बाउंड तो है ही, और साथ ही साथ ये शो हो रहा है कि एल जो वो ग्रेटर देन है बाकी सारे लोअर बाउंड से। और वैसा बात है कि एल जो है वो सारे लोअर बाउंड से छोटा है, सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी हमने लेके चला था कि सारे गरीबों में टी अगर सारे गरीबों की कॉलोनी तो उसमें सबसे ज़्यादा इनकम कमाने वाला एल है। तो इसका मतलब एल जो है वो सबसे बड़ा है बाकियों में, और लेकिन है तो वो लोअर बाउंड एस का। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है, गरीब है, लेकिन ग्रेटेस्ट है। गरीब मतलब मैं बोल रहा हूँ जस्ट इनकम के सेंस है, इनकम में वो कम कमाता है मान लो, तो अगर वो लोअर बाउंड है मतलब कम कमाता है, लेकिन बाकियों में अपने जितने भी बाकी फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड का उनका एक ग्रुप है, उनमें सबसे ज़्यादा कमाता है, तो वो हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया मतलब इन्फीमम हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या है कि हमने लेके चला था एल को, सॉरी एस को हमने लेके चला था बाउंडेड बिलो, और हमने दिखा दिया कि उसके पास लोअर बाउंड है, किसका यूज़ करके? ए का यूज़ करके। सिमिलरली हमें बी का यूज़ करके ए दिखाना है, ये भी बहुत ईजी है। तो इसे हम देखते हैं। तो अब ये नेक्स्ट प्रूफ जो है बी इम्प्लाई करेगा ए को, ये आप खुद से ट्राई करना, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है ये जो हमने ए को देखा था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा लाइन बाय लाइन इसे समझा देता हूँ कि हमने जैसे ऊपर वाले में क्या किया था कि एस हमने कोई भी सेट लिया था और वो हमने लिया था बाउंडेड बिलो, बट यहाँ पे हमें दिखाना है कि बाउंडेड अबव है और उसके पास सुप्रीमम है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। तो ये हमें शो करना है, तो हमें नीचे वाले का यूज़ करना है।
तो सेम जैसा हमने ऊपर लिया था, एक सेट बनाया था लोअर बाउंड के लिए, ऐसे हम अपर बाउंड का सेट बना लेते हैं। फिर वैसे ही सेम सारा ये काम सब आप देखोगे सब सेम है, क्योंकि अगर मैं एक अपर बाउंड ले रहा हूँ, अपर बाउंड का सेट मैंने अगर बनाया तो टी नॉन एम्प्टी होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ। एस कोई भी बाउंडेड अबव है और उसके अपर बाउंड यू नॉट है, तो यू नॉट तो बिलोंग करेगा ही। तो इसे मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना मैं, लेकिन इसे जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, आप खुद से ही ट्राई करना। फिर भी दिक्कत हो तो आप फिर इसे सुनना, बिकॉज यू नॉट बिलोंग करेगा टी में। अब क्योंकि अगर हम कोई भी एक्स अगर टी के अंदर से लेते हैं, टी मतलब इससे अपर बाउंड में से, और एस कोई भी अगर हम लेके चलते हैं सेट में से, तो एक्स जो होगा हमेशा बड़ा होगा क्योंकि वो बाउंडेड अबव का मतलब कि अपर बाउंड का कलेक्शंस है। तो हम बोल सकते हैं कि टी जो होगा बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि एस से हमेशा बड़ा है एक्स, तो टी जो होगा बाउंडेड बिलो होगा। और क्योंकि हम बी में देखा कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड बिलो हो तो इसके पास इन्फीमम होता है, तो टी के पास इन्फीमम होगा, इसे हम यू ले लेंगे। अब यू जो होगा वो अपने हर एक टी से तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये क्या है आपका इन्फीमम है उसका टी का। और वी जो है वो कोई भी लोअर बाउंड है टी का, एंड 1 मिनट, सिंस यहाँ पे u होना चाहिए आई थिंक, सिंस u इज़ द लोअर बाउंड ऑफ t। एक मिनट, u इज़ द लेस देन, हाँ u इज़ द लोअर बाउंड, क्योंकि u यहाँ पे u होगा, v नहीं होगा, यहाँ पे u इज़ द लोअर बाउंड ऑफ t, क्योंकि u जो है वो लोअर बाउंड है t का, इसीलिए u जो होगा वो हमेशा हर एक t के एलिमेंट से छोटा होगा। क्योंकि अगर u जो वो इन्फीमम है यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड तो है, इसीलिए वो t के हर एक एलिमेंट अपने t के हर एक एलिमेंट से छोटा होगा। और कोई भी एस अगर हम एस से उठा करके चलें तो ये जो होगा u हमारा वो बड़ा होगा, क्योंकि वो अपर बाउंड का कलेक्शन है इसके सारे। तो अब देखो हमें ऐसा अपर बाउंड मिल गया जो कि सबसे छोटा है, क्योंकि हम इससे अगर कोई भी छोटा, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, मतलब जस्ट देखो हमारा मेन आइडिया इसके प्रूव करने में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी जिस सेट को एस को हमें प्रूव करना है कि इसका मान लो कि क्या बोलते हैं, अगर ये सेट बाउंडेड अबव है और हमें दिखाना है कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, सुप्रीमम मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सारे अपर बाउंड का पहले हम एक कलेक्शंस ले लेंगे, एक टी कोई भी हम सेट बना लेते हैं सारे अपर बाउंड का कलेक्शंस, और फिर उसे हम दिखा देते हैं कि इसमें एक सबसे छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो बस वही जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वही हमारा सेट एस का सुप्रीमम हो जाता है। तो यहाँ पे मेन वही काम किया गया कि 2 हमारा क्या शो कर रहा है, ये वाला जो 2 हमने देखा यहाँ पे, ये वाला, इससे क्या हम बोल सकते हैं कि शोज यूज इन अपर बाउंड ऑफ एस, यू जो है वो अपर बाउंड है, और क्या है यू जो है वो सबसे छोटा है बाकी सभी अपर बाउंड से। तो इसका मतलब यू जो होगा वो हो जाएगा सुप्रीमम, ये ऊपर वाले जैसा ही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो डेफिनेशन, अब एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कोई भी ऑर्डर्ड सेट x लेस देन इक्वल्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर कंप्लीट। ये वर्ड आप ध्यान रखना, ऑर्डर कंप्लीट या ऑर्डर, हाँ ऑर्डर कंप्लीट सेट बोलेंगे कब, इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। मतलब अगर कोई x लेस देन इक्वल्स, अगर कोई भी ऑर्डर्ड सेट है और उसका कोई भी अगर सबसेट ऐसा है जिसके पास अपर बाउंड है, तो उसके पास अगर लीस्ट अपर बाउंड हो जाए, और दूसरा चीज़ अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट x का है अगर उसके पास लोअर बाउंड है, और तो उसके पास अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाए यानी इन्फीमम, तो वैसे सेट को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड कंप्लीट। तो ये सब चीज़ हम आर के सेंस में यूज़ करेंगे। तो अब ये सब हम आगे देखेंगे, अभी हम सब जान के ये सब चीज़ रख ले रहे हैं, ये सब बहुत यूज़ होगा अभी आगे आर रियल नंबर के, रियल लाइन के प्रॉपर्टीज़ को समझने में, और आगे जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ों में इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। in a later chapter we shall see that the set R is ordered complete but the set Q is not। तो set Q को हम देखेंगे कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं है और R है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कोई भी हम एक ऐसा सेट अगर Q में लेते हैं जो कि बाउंडेड अबव तो होगा लेकिन उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि अगर मान लो हम एक ऐसा सेट बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो अगर अब ये सेट देखो, मैं अगर वो सारे एक्स का कलेक्शन लूँ, अगर एक सेट में ऐसा बनाता हूँ वो सारे एक्स का कलेक्शन, और ये एक्स जो होगा वो क्यू में बिलोंग करेगा, क्यू का अगर मैं सबसेट ले रहा हूँ, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसे आप देखना कि इसका
ग्रेट जो लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, बहुत सारे अपर बाउंड है क्यू में, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड क्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो आएगा आपका √2, जो कि इरेशनल नंबर है। क्योंकि इससे आप इक्वेशंस को भी अगर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये √2 आता है, लेकिन √2 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा क्यू में। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, क्योंकि क्यू जो है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, लेकिन आर अगर हम लेके चलेंगे तो आर ऑर्डर कंप्लीट होगा। इसका मतलब आर में हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर सेट होगा जो कि अगर सुप्रीमम मतलब कि वो बाउंडेड अबव होगा तो उसका लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। तो अब देखते हैं ये फंक्शन क्या होता है। तो ये फंक्शन को अगर आपको समझना है तो आप सोच लो कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। ये मान लो एफ एक मशीन है, इसमें आप x इनपुट कर रहे हो, x कोई भी इनपुट डाल रहे हो और ये बदले में आपको आउटपुट क्या देगा, fx। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और आपने ऐसे अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एक डेफिनेशन कि ये जो पार्ट होता है ये हम बोलते हैं डोमेन। ये अगर रेंज लेते हैं तो यहाँ अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट किसी न किसी b के एलिमेंट से रिलेटेड हो, पहला कंडीशन ये सारे किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, और कोई भी a का एक एलिमेंट यहाँ से 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक हमें यूनिक ए के रिगार्डिंग ए का कोई भी अगर हम यूनिक एलिमेंट लेके चलें तो हमें यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ये 2 एलिमेंट भले एक ही एलिमेंट के पास जा सकते हैं, बट ये एक यूनिक एलिमेंट देना चाहिए, तो 2 एलिमेंट नहीं देना चाहिए, 2 एलिमेंट के साथ मैप नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हमने पढ़ा था। तो अब इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं लेट ए एंड बी विद द 2 नॉन एम्प्टी सेट। ये सिंपल कोई भी रैंडम नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। अब एक रूल है दोनों को जोड़ने वाला, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन ए यूनिक वाई इन बी। तो देखो यहाँ पे ईच एलिमेंट जो मैंने 2 कंडीशन बोला वो दोनों को मिला के लिख दिया गया कि हर एक एलिमेंट ए का यूनिक एलिमेंट वाई से, मतलब बी के यूनिक एलिमेंट से अटैच्ड हो, तो उसे हम बोलते हैं उस तरह के जो ये मैपिंग है, ये जो असाइन का एक रूल है, उसे हम बोलते हैं फंक्शन एफ। तो ए इज सेट टू बी द डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज़ द को डोमेन ऑफ एफ। और जो बी हमारा आता है उसे हम को डोमेन बोलते हैं। वी सी दैट एफ इज़ अ फंक्शन और अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड वी राइट एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है। तो ये सब नोटेशन से ये सब ऑलरेडी आपने 11th 12th में अपने पढ़ लिया है, तो मैं इसे अब जस्ट आपको फटाफट बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। द यूनिक एलिमेंट वाई इन बी दैट कॉरस्पॉन्ड टू एक्स इन ए इज सेट टू बी द इमेज ऑफ एक्स। तो बी का जो एलिमेंट होता है उसे हम जो x के साथ कॉरस्पॉन्ड होता है उसे हम इमेज बोलते हैं अंडर f डिनोटेड बाय एफ एक्स। एक्स इज सेट टू बी द प्री इमेज, और x को हम बोलेंगे कि प्री इमेज है, और द इन्वर्स इमेज ऑफ एफ एक्स का इन्वर्स इमेज। तो द सेट अगर सारे हम एफ एक्स का कलेक्शन ले, मतलब यहाँ से जो जो x अगर b के साथ अगर कनेक्टेड मान लो यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये जो 1 2 3 का सेट बनेगा इसे हम बोलेंगे रेंज ऑफ f। और ये जो 1 2 3 4 होगा ये डोमेन होगा, मतलब सॉरी को डोमेन होगा। और ये जो मान लो कि 1 2 3 मैंने लिया तो ये जो हमारा डोमेन होगा। तो अगर मैं सारा अगर एफ एक्स को कलेक्ट करते हो जहाँ पे एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ एफ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ ए। तो इसको हम एफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं, वो सारे एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेंगे ए में। अब नेक्स्ट द सेट एक्स such that fx is equals to y is said to be the pre-image set or the inverse image set of y and it is denoted by f inverse y। तो अब देखो इसे बहुत अच्छे से समझो कि ये क्या है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे सेट का कलेक्शन बना रहा हूँ जिसमें वो सारे x हैं सच दैट fx जो हो वो y हो। यानी कि जैसे जब हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था 1 2 3 वाला, और यहाँ 1 2 3 एंड 4, तो मैंने ऐसे बोला 1 2 पे ऐसे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वो सारे x, तो जैसे मैं 1 2 3 लिखूँगा सच दैट एफ एक्स से f1 कहाँ पे जा रहा है, y के देखो 1 के बराबर है, f2 2 के बराबर है, f3 3 के बराबर है। तो ये जो सेट बनेगा इसे हम बोलेंगे प्री इमेज सेट। तो ये जो हमारा होता है ये प्री इमेज सेट होता है, और इसे हम डिनोट करते हैं f इनवर्स y से। और एक मिनट यहाँ पे देखो, आप इसे अच्छे से क्लियर कर लो। सॉरी, ये हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे b नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी मैंने ये सोचा b, ये y एक पर्टिकुलर है। जैसे इसे मैं और एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, कुछ ऐसे क्लियर हो जाएगा। मान लो ये 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 है फॉर एग्जांपल। ये 1 यहाँ जा रहा है, ये 2 भी 4 पे जा रहा है, और 3 जो है 5 पे जा रहा है। अब अगर मुझे 4 का प्री इमेज निकालना है तो मैं लिखूँगा f इनवर्स। अगर यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइंड है तो ये f है, ये इससे अगर मैं उल्टा लेता हूँ तो इसे f इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो f इनवर्स ऑफ 4 अगर मुझे निकालना है तो देखो 4
का इन्वर्स इमेज मतलब प्री इमेज ये क्या है 1 और 2, तो ये बनेगा 1 और 2 का सेट। तो इसी के बारे में बात करें कि द सेट एक्स वो मतलब द सेट वो सारे एक्स जो कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई थे। तो देखो F1 भी 4 दे रहा था और F2 भी 4 दे रहा था, y जो है हमारा 4 है। तो कौन कौन से x थे 1 और 2, इसलिए 1 और 2 इसमें आएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज सेट और द इन्वर्स इमेज सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय F इनवर्स y। तो इसे हम F इनवर्स y से डिनोट करते हैं। तो मैंने उसे F इनवर्स 4 से डिनोट किया था। अब देखो दिस इज़ टू एम्फसाइज दैट द इन्वर्स इमेज सेट ऑफ एन एलिमेंट y इन B मे बी void सेट। तो अब क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ एम्फसाइज दैट द इन्वर्स इमेज सेट ऑफ एन एलिमेंट y इन B। तो B के अंदर जो हो एलिमेंट वो एक void सेट भी हो सकता है, क्योंकि देखो जैसे कि अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 लेता हूँ और यहाँ पे 1 2 लेता हूँ, ये 1 इससे रिलेटेड ये 2 इससे रिलेटेड है। तो अब देखो 3 का जैसे मैं इन्वर्स इमेज सेट लूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि F इन्वर्स ऑफ 3 जो होगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 3 से रिलेटेड है। वैसे ही 4 भी 5 आएगा, तो वही लिखा जा रहा है void सेट या नल सेट, इसी को हम एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। और अ सिंगलटन सेट, जैसे मैं 2 का देखो तो 2 आएगा, तो सिंगलटन सेट भी आ सकता है। और अ सेट कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट्स, तो हमने जो पहले देखा था कि 4 से 2 एलिमेंट्स रिलेटेड थे 1 और 2, तो मोर देन 1 एलिमेंट्स भी आ सकता है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो हमारा कुछ डेफिनेशंस देखो, जैसे कि एक डेफिनेशन है अ फंक्शन f फ्रॉम a to b सेट टू बी इंजेक्टिव और 1 1 इफ x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2 एंड इन a implies that fx1 does not equals to fx2 in b। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, या देखो ये सब मैं आपको पहले जस्ट रिकॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को समझा दूंगा। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे क्या क्या, इंजेक्टिव सरजेक्टिव बाइजेक्टिव, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और हम कुछ इन सब चीज़ों का प्रॉपर्टी देखेंगे, और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इक्वालिटी ऑफ फंक्शन समझेंगे और उसका भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट फिर हम इक्वी इम्पॉर्टेंट सेट्स और इन्यूमरेबल सेट्स वगैरह पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ये सब समझा देता हूँ कि इंजेक्टिव सरजेक्टिव ये सब होता क्या है। तो देखो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। अब 1 1 का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता है कि यहाँ से जो एलिमेंट जाएंगे यहाँ से कभी 2 नहीं जा सकता है, ये हमेशा यहाँ से एक एलिमेंट, जैसे मान लो कि ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 है, तो आपको ये तो पता है कि यहाँ से सिंगल एक एलिमेंट जाएगा। लेकिन ये आपको पता है ये 2 इस पे जा सकता था। लेकिन अब अगर मैं कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन कर दूँ कि ये जो हो 2 वो भी 4 पे नहीं जा सके, 5 पे ही जाए, अगर मैं ऐसा कर दूँ एक पर ही जाए, तो इसे हम बोलेंगे 1 1। तो अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, तो मैथमेटिकली देखने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम मान के चलते हैं कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, फॉर एग्जांपल fx1 fx2 के बराबर है, मतलब कि fx1 fx2 के बराबर मतलब 4 4 के बराबर ही, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो देखो इसको आप अच्छे समझो, जैसे कि मान लो मैं एक ऐसा कंडीशन लेता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने तो 1 को और 2 को दोनों को 4 से, इसको 3 को 5 से, तो देखो 4 इक्वल्स टू 4 है, fx1 इक्वल्स टू fx2। बट देखो x1 क्या है हमारा, देखो ये f1 भी 4 है और f2 भी 4 है, बट यहाँ पे 1 तो 2 के इक्वल है नहीं, ये दोनों अनइक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका इमेज आ रहा है वो ये 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसे हम 1 1 1 1 नहीं बोलेंगे। तो 1 1 कब बोलेंगे, जब fx1 और fx2 अगर बराबर हो रहा है, मतलब इमेज अगर बराबर हो रहा है, तो उसका जो प्री इमेज है वो भी बराबर होना चाहिए, मतलब एक ही सिंगल एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पे ऐसा x1 जो इस पे जाए, एक पे जाए, तो इसे हम बोलते हैं 1 1 या फिर इंजेक्टिव। फिर वैसे ही हमारा आता है सरजेक्टिव। अगर को डोमेन हमारा जो यहाँ पे को डोमेन है, तो ये अगर मैंने ए लिया ये बी लिया, तो ये हमारा जो को डोमेन है अगर वो रेंज के बराबर हो जाए तो हम इसे बोलते हैं सरजेक्टिव। और अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो तो इसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। और अगर बाइजेक्टिव होता है तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो का लेंथ 30 मिनट ही रखूँ, इसीलिए यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे आगे की चीज़ें बताऊँगा। So thank you so much for watching these videos.